हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सेशन में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपको रोज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन करवाते हैं। उसमें 10 या उससे अधिक क्वेश्चंस होते हैं। तो आज भी हम आपको उसी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन करवाने चल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको एक इम्पॉर्टेंट सूचना देना चाहेंगे कि हमारी टीम द्वारा 8 नवोदय का मॉडल पेपर तैयार किया गया है। अगर आप उन मॉडल पेपर्स को परचेज करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर इस पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमारे टीम मेंबर्स आपसे कांटेक्ट जरूर करेंगे। उस मॉडल पेपर का प्राइस मात्र 499 रुपए है। अगर आप उन मॉडल पेपर्स को अभी परचेज कर लेंगे तो आप 29 अप्रैल को होने वाली नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में अच्छा नंबर ला सकेंगे। हमारे चैनल पे आपको नवोदय विद्यालय से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी की अपडेट्स मिलती रहेंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी घन का आयतन 216 घन मीटर है, यदि किसी घन का आयतन 216 घन मीटर है तो उस घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, घन का आयतन दिया गया है। हमसे पूछ क्या रहा है कि घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि घन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है ए क्यूब। क्या होता है बच्चों, ए क्यूब। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है। और क्वेश्चन में हमें घन का आयतन कितना दिया गया है बच्चों, 216। कितना दिया गया है, 216। देखिए यहाँ पे हमें घन का आयतन कितना दिया गया है, 216। मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, क्या दिया गया है बच्चों, 216। तो यहाँ पे घन के आयतन के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 216 बराबर ए क्यूब। क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब। ए का मतलब यहाँ पे क्या है, ए मतलब है यहाँ पे भुजा। क्या है बच्चों, भुजा का घन। क्या है, भुजा का क्यूब। ए मतलब क्या है, आपकी भुजा। तो देखिए हम लिख सकते हैं इसको, ए क्यूब बराबर 216। 216 कहां से आया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में घन का आयतन कितना दिया था बच्चों, 216। कितना दिया गया था, 216 दिया गया था। अब देखिए हम क्या कहते हैं, ए क्यूब, ये जो 216 है ना बच्चों, ये आपका 6 का घन है। किसका घन है बच्चों, 6 का घन है। तो हम इसको 6 की पावर क्या लिख सकते हैं, 3। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 6 की पावर 3 लिख सकते हैं। देखिए मैंने इसको कैसे बताया कि ये 6 का घन है। आप 216 का क्या करिए, गुणनखंड कीजिए। क्या करिए बच्चों, गुणनखंड। देखिए 2 एक अन्नम 2, 2 एक साथ है, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 7 14। अब किससे कटेगा बच्चों, ये 3 से काटते हैं। 3 9 27, 3 त्रिक के 9, 3 एक अन्नम 3। तो देखिए यहाँ पे हमें घन निकालना है, तो ये हो गया 2 का 3 पेयर और ये हो गया 3 का 3 पेयर। घन में 3 3 का पेयर बनता है बच्चों। कितने का पेयर बनता है, 3 3 का पेयर बनता है। तो 2 के कितने पेयर है, 3 2 है, यानी इसको एक बार लिख लेंगे। और 3 बार क्या है, 3 है, यानी इसको भी एक बार लिख लेंगे। क्या आ गया हमारा, 6। तो देखिए 6 आ गया ना। मैंने आपको बताया था 216 किसका घन होता है बच्चों, 6 का। तो देखिए क्यूब से क्यूब क्या हो गया, आपका कट गया। तो ए इक्वल कितना आ गया बच्चों, आपका 6। कितना आ गया, 6। ए हम आपको क्या बताए थे, ए क्या है, भुजा। तो भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी आपका, 6 मीटर। क्या आ जाएगा बच्चों, 6 मीटर। तो उस घन की भुजा कितनी आ गई बच्चों, 6 मीटर आ गई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पीटर एक मेज 450 रुपए में खरीदता है। पीटर एक मेज 450 रुपए में खरीदता है और 30 रुपए उसके परिवहन पर व्यय करता है। कह रहा है कि पीटर एक मेज 450 रुपए में खरीदता है और 30 रुपए उसके परिवहन पर व्यय करता है। मतलब 450 रुपए की उसने मेज खरीदी और वहां जो दुकान से, मतलब दुकान से, मान लीजिए ये दुकान है, ये पीटर का घर है, यहाँ पे उसने 450 रुपए की मेज खरीदी। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसने कितने रुपए का व्यय किया है,
30 रुपए का व्यय किया, यानी उसका कुल क्रय मूल्य पड़ कितने गया, 450 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 480। यानी उसने मेज कितने की खरीदी, 480। 480 कैसे आया, क्योंकि उसने मेज तो 450 रुपए की ही खरीदी, लेकिन अब दुकान से अपने घर तक जाने में उसने जो ले गया उसकी मेज को, मान लीजिए ठेला पे लादा, उसने किसी गाड़ी पर लादा, तो उस गाड़ी वालों को उसने कितना किराया दिया, 30 रुपए। तो मेज का क्रय मूल्य वो कुल कितना बताएगा, 480 बताएगा। आगे चलते हैं, कह रहा है कि यदि वह मेज 600 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। वो 480 रुपए में मेज खरीद कर कितने में बेच दे रहा है बच्चों, 600 रुपए में बेच दे रहा है। तो पूछा जा रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए पहले हम टोटल क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, कुल क्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य आपका कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए 450 रुपए की तो उसने मेज खरीदी, लेकिन 450 रुपए की खरीदने की अतिरिक्त वो दुकान से घर तक जाने में उसकी ढुलाई के लिए कितने रुपए व्यय कर रहा है, 30 रुपए। तो 450 में क्या कर देंगे, 30 जोड़ देंगे, कितने की खरीदी मेज उसने, 480 रुपए की उसने मेज खरीदी। तो उसका क्रय मूल्य कितना आ गया बच्चों, 480 रुपए आ गया। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना है, कितने में बेच रहा है वो मेज, बेचना को हम क्या कहते हैं बच्चों, विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। कितने में बेच रहा है मेज, 600 रुपए में वो मेज क्या कर दे रहा है, बेच दे रहा है। कितने रुपए में बेच दे रहा है, 600 रुपए में। देखिए आप कोई मेज 480, पीटर कोई मेज 480 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच रहा है, यानी जाहिर सी बात है उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो ये निकालते हैं कि कितने का लाभ हो रहा है। तो हम जानते हैं लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य आपका कितना है, 600 रुपए, और क्रय मूल्य कितना है, 480। तो लाभ बराबर आपका आ जाएगा बच्चों 600 माइनस 480। तो लाभ इज इक्वल, देखिए आप 600 में से जब 480 घटाएंगे तो देखिए 0 में से 0 गया 0, ये हो गया 10, 10 में से 8 गए, कितने बच गए बच्चों, 2। कितना बच गया, 2। ये हो गया 5, 5 में से 4 गए 1। तो पीटर को कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 120 रुपए का लाभ हो रहा है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत होगा, क्या होगा, उसका लाभ प्रतिशत होगा। तो देखिए बच्चों हम जानते हैं लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है, लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ प्रतिशत, अब मैं यहाँ पे प्रतिशत का सिंबल बना दे रही हूँ। लाभ कितने का हो रहा है बच्चों, पीटर को 120 रुपए का, लेकिन उसने मेज खरीदी कितने में थी, 480 रुपए में, गुणे 100। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 12 3 36, 12 चौके 48, 12 चौके कितना हो गया बच्चों, 48। अब देखिए क्या बचा आपका, लाभ प्रतिशत बराबर आपका बच गया 100/4। क्या बच गया, 100/4। देखिए 4 का भाग 100 में देंगे, देखिए 4 दूनी 8, कितना शेष बचा आपका 2, 4 पंजे 20। तो आपका लाभ प्रतिशत कितना आ गया बच्चों, लाभ प्रतिशत बराबर 25%। तो पीटर को कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। आइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 23 मीटर है। यदि आयत का परिमाप 206 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बार मैं क्वेश्चन आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ। देखिए आप क्वेश्चन को पढ़ा करिए, बार बार पढ़ा करिए, उसमें अपने ब्रेन का यूज किया करिए कि आखिर मैं इसमें कर क्या सकता हूँ, अपने से सोचा करिए, किसी के ऊपर निर्भर मत रहिए आप। देखिए आपका क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 23 मीटर है। यदि आयत का परिमाप, ये आपकी क्या है बच्चों, आयत है, क्या है, आयत, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है इसका अंतर कितना दिया गया है आपको, 23 मीटर। ये आपकी क्या है बच्चों, लंबाई, और ये क्या है, चौड़ाई। ये आपकी चौड़ाई है और ये क्या है, लंबाई। तो पूछ रहा है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि इनका जो अंतर है वो कितना है, 23 मीटर है। यदि आयत का परिमाप, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, आयत का परिमाप 206 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए हम मान लेते हैं आयत की लंबाई कितनी है, यक्स, क्या मान लेते हैं, यक्स, और चौड़ाई कितनी मान लेते हैं बच्चों, वाई, कितने मान लेते हैं, वाई। तो मैं देखिए यहां पे लिख दे रही हूं, माना आयत की लंबाई
माना आयत की लंबाई बराबर यक्स मीटर। क्या मान ले रही हूं? आयत की लंबाई बराबर यक्स मीटर और चौड़ाई कितनी हो जाएगी बच्चों आपकी? वाई मीटर। कितना हो जाएगा बच्चों? वाई मीटर हो जाएगा। देखिए लंबाई और चौड़ाई का अंतर हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, फिर से देख लीजिए। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 23 मीटर है, यानी यक्स माइनस वाई ना, यही करेंगे ना, यक्स माइनस वाई बराबर कितना दिया गया है हमें? 23। इसको आप समीकरण क्या मान लीजिए? फर्स्ट मान लीजिए। क्या मान लीजिए बच्चों? फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद हमें आयत का परिमाप दिया है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आयत का परिमाप बराबर होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है बच्चों? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमें यहाँ पे देखिए, ये जो मैं आपको जो भी फॉर्मूले बता रही हूं आप उनको नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूले आपकी आने वाली जो 29 अप्रैल को नवोदय विद्यालय की परीक्षा होगी उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो देखिए हमें आयत का परिमाप क्वेश्चन में दिया कितना है बच्चों? 206 मीटर। कितना दिया है? 206 मीटर। तो जहां पे आयत का परिमाप है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं? 206 बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए 2 उधर गुणे में इधर आएगा, किसमें हो जाएगा बच्चों? भाग में हो जाएगा। और लंबाई हमारी हम कितना माने हैं? यक्स माने हैं। और चौड़ाई कितना माने हैं? वाई। तो यक्स प्लस वाई, तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 0, 2 तिहाई 6। तो हम लिख सकते हैं यक्स प्लस वाई बराबर हमारा कितना आ गया बच्चों? 103। कितना आ गया? 103। इसको आप समीकरण क्या मान लीजिए? सेकेंड। अब देखिए मैं यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या करती हूँ? सॉल्व करती हूँ। समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को हल करने पर देखिए इनको, हमारा फर्स्ट क्या था? यक्स माइनस वाई, और सेकंड क्या है? यक्स प्लस वाई बराबर 103। तो चाहे प्लस वाला पहले लिख लीजिए चाहे, तो हम लिखते हैं यक्स प्लस वाई बराबर 103 और यक्स माइनस वाई बराबर कितना दिया गया आपको? 26। देखिए यहाँ पे सिंबल बदलने की जरूरत है नहीं। जब आपका ऐसे समीकरण बन जाता है तो आप सिंबल को बदलकर एक को काटने की कोशिश किया करिए। देखिए यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। यक्स यक्स कितना हो जाएगा? 2x। ये भी क्या होंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। 6 3 9, ये 2 ये 1 आ जाएगा। कितना हो जाएगा आपका बच्चों? 129 हो जाएगा। अब देखिए 2 इधर गुणे में है, उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा? भाग। 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, उसके बाद 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 पंजे 10। तो आपका यक्स इज इक्वल कितना आ गया बच्चों? 64.5। कितना आ गया? 64.5 आ गया। अब हम पहले क्या निकाल लेते हैं? चौड़ाई निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? चौड़ाई। तो देखिए हम समीकरण फर्स्ट सेकंड में रख देते हैं। यक्स प्लस वाई बराबर हमारा कितना है? 103। यक्स की वैल्यू कितनी मिली है? 64.5। वाई नहीं पता है, बराबर कितना है? 103 है। तो वाई इज इक्वल क्या आ जाएगा? 103 माइनस 64.5। तो 103 में से आप 64.5 क्या करिए? घटाइए। घटाने पर बच्चों आपका आ जाएगा 38.50। कितना आ जाएगा? 38.50। हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि आयत का क्षेत्रफल बताइए। क्या बताइए? आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारी यक्स की वैल्यू कितनी आई है? 64.5 और वाई की वैल्यू कितनी आई है? 38.5। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्षेत्रफल इज इक्वल आ जाएगा बच्चों। आप मुझे मल्टीप्लाई करके आयत का क्षेत्रफल आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 39, 48, 51, 63, 75, 83, यक्स तथा 69 का औसत 60 हो तो यक्स का मान कितना होगा? फिर से मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रही हूं। यदि 39, 48, 51, 63, 75, 83, यक्स तथा 69 का औसत 60 हो तो यक्स का मान कितना होगा? तो देखिए हम जानते हैं औसत इज इक्वल फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या
तो देखिए यहाँ पे हमें औसत कितना दिया गया है बच्चों, 60। कितना दिया गया है, 60। और जो कुल संख्याएं यहां से लेकर यहां तक, इनको क्या करना है, हमें ऐड करना। तो देखिए 39 प्लस 48 प्लस 51 प्लस 63 प्लस 75 प्लस 83 प्लस यक्स प्लस 69 बट्टे। अब हम ये देख लेते हैं कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी संख्याएं हैं बच्चों, 8 संख्याएं हैं। तो हमने फॉर्मूले पर चीजों को क्या कर दिया है, रख दिया। अब हम इनको जोड़ लेते हैं। देखिए 39 48 51 63 75 83 और 69, इन्हें हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए 8 9 17 17 1 18, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 21 में 5 जोड़ेंगे 26, 26 में 3 जोड़ेंगे 29, 29 में 3 9 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका 38। कितना आ जाएगा बच्चों, 38। हासिल कितना बच गया आपका, 3। कितना बच गया, 3 बच गया। देखिए 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 में 7 जोड़ेंगे 25, 25 में 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों 33, 33 में 6 जोड़ेंगे 39, 39 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 39 में 3 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा बच्चों 42। कितना आ जाएगा 42। तो जोड़ने पर कितना आ गया 428। कितना आ गया बच्चों 428। तो 60 बराबर 428 प्लस यक्स, यक्स भी तो है ना, बटे 8। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए 8 गुणे 60 बराबर आपका आ गया 428 प्लस यक्स, क्या आ गया 8 गुणे 60 बराबर 428 प्लस यक्स। 8 छंग कितना हो जाएगा बच्चों 48। 428 को इधर ले आएंगे बराबर यक्स। देखिए घटाएंगे, 10 में से 8 गए, कितना बच गया आपका 2। कितना बच गया बच्चों 2, ये हो गया 7, 7 में से 2 गए, कितना बच गया 5, 4 से 4 कट गया। तो यक्स इज इक्वल कितना आ गया आपका 52। यक्स इज इक्वल कितना आ गया बच्चों आपका 52। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। हम आपको क्वेश्चन को समझाने का 100% प्रयास कर रहे हैं। आप भी अपना दिमाग थोड़ा सा लगाइए, क्योंकि आप जब अपना ब्रेन यूज करेंगे तभी परीक्षा भवन में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी, क्वेश्चन है आपका 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर है। मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोले तो आप क्या करेंगे, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या आपका आ जाएगा 1 लिखेंगे, उसके बाद कितना जीरो बढ़ाएंगे 5, क्योंकि 1 अंक तो हमने लिख दिया है। 1 2 3 4, तो ये 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई आपकी। देख लीजिए, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये हो गई। उसके बाद बोल रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो जब आप 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, की बड़ी से बड़ी, जब भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या बोले, जितने भी अंक के बोले आप उतनी बार क्या लिख लेंगे बच्चों 9। यहाँ पे हमें 4 अंकों की बोला है तो हम 4 बार क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। इनका हमसे क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अंतर। तो देखिए अंतर बराबर, ये आपकी 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई, ये आपकी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई, इनका अंतर पूछा है हमसे। तो देखिए ये जो 10 है इसको हासिल दिया, कितना हो गया 10, 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 9। तो घटाने पर आपके कितना आ गया बच्चों 90,001। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर कितना आया आपका। मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, जब भी आपको छोटी से छोटी बोले, जितने अंक की बोले 1 लिखेंगे, फिर उससे 0 बढ़ा देंगे। उसके बाद जब बड़ी से बड़ी बोले तो जितने भी अंक की बोले आप उतनी बार क्या लिख लेंगे 9 लिख लेंगे। आइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 दर्जन केलों का मूल्य 9 रुपए है, तो 20 केलों का मूल्य क्या होगा। हम जैसा कि जानते हैं, क्वेश्चन एक बार आप फिर से देख लीजिए। कह रहा है कि 5 दर्जन केलों का मूल्य 9 रुपए है, तो 20 केलों का मूल्य क्या होगा। देखिए हम जानते हैं कि 1 दर्जन में कितने केले आएंगे
12 केले आएंगे। कितने आएंगे? 12। एक दर्जन में कितना होता है? 12 होता है ना, तो एक दर्जन में कितने केले आएंगे? 12 केले आएंगे। तो 5 दर्जन में कितने केले होंगे? निकालने के लिए क्या करेंगे? 5 गुणे क्या कर देंगे? 12। कितने केले होंगे? 60 केले। तो 60 केलों का मूल्य कितना है बच्चों? 9 रुपए। कितना है? 9 रुपए। 60 केले का मूल्य कितना है? क्वेश्चन में हमें दिया है 9 रुपए दिया है। कितना दिया है? 9 रुपए। तो पूछ रहा है कि 20 केलों का मूल्य बताइए। तो 20 केलों का मूल्य इज इक्वल, इन दोनों का गुणा करेंगे और उसका क्या कर देंगे? भागे। आपके एक एक नियम का क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड भी मैं नियम आपको जब एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपको पढ़ाऊंगी। तो देखिए 9 गुणे क्या हो जाएगा? 20 बटे 60। तो देखिए 1 0 से 1 0 क्या हो गया? कट गया। 2 तिहाई 6, 3 त्रिके 9। तो आपका आ गया 20 केलो का मूल्य। कितना आ गया बच्चों? 20 केलो का मूल्य। आपका 20 किलो का मूल्य कितना आ गया बच्चों? 3 रुपए। कितना आ गया? 3 रुपए आ गया। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। नहीं समझ में आ रहे हैं तो उसको बार बार देखिए, वीडियो को रिवाइज करके देखिए। हम आपको अपना 100% दे रहे हैं, तो आप भी अपना ब्रेन थोड़ा सा यूज कीजिए। आइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। बोल रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है। तो देखिए ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? संख्या क्या मान लेंगे? यक्स। क्या मान लेंगे? यक्स। तो माना संख्या बराबर क्या हो जाएगी बच्चों? यक्स। क्या हो जाएगी? यक्स। अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने संख्या क्या मान ली है बच्चों? यक्स मान ली है। जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है। तो संख्या का 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से संख्या के ही 1/11 भाग से कितना अधिक है? 100 अधिक है। ये आपका क्या बन गया? समीकरण बन गया। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं x/7 बराबर x/11 प्लस 100। तो देखिए इसको इधर ले आएंगे, उधर प्लस में इधर है, किसमें हो जाएगा बच्चों? माइनस में। तो x/11 इज इक्वल 100। कितना हो जाएगा? x/7 माइनस x/11 बराबर 100। इसका एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? 77। कितना आ जाएगा बच्चों? 77। ये हो गया आपका 11x माइनस 11 सते 77x बराबर 100। तो 11 में से 7 घटाएंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? आपका 4x। कितना आ जाएगा? 4x/77 बराबर 100। बराबर पे हम काट सकते हैं। देखिए 4 से काटेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 25। कितना हो जाएगा बच्चों? 25। तो आपका आ गया x/77 इज इक्वल 25। कितना आ गया? x/77 इज इक्वल 25। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल कितना आ जाएगा? 77 गुणे 25। अब इनका क्या कर लीजिए? आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके दिखा रही हूं। 77 और 25 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 7 × 5 = 35, हासिल बच गया आपका 3। 7 × 5 = 35, हासिल बच गए 3। 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 38। 7 दूनी 14, हासिल बच गए 1। 7 दूनी 14 1 15, 5 8 4 12, 5 3 8 1 9। तो कितनी आ गई संख्या आपकी बच्चों? 1925। क्या आ गया संख्या आपकी? वह संख्या 1925 है जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से कितना अधिक है बच्चों? 100 अधिक है। आइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपए हो तो उसकी बचत कितनी है? तो देखिए हमें यहाँ पे आय और व्यय का अनुपात कितना दिया है बच्चों? आय अनुपाते व्यय कितना दिया गया है? 10:7। 10:7 दिया गया है। अगर हम आय निकाले तो कितना हो जाएगा हमारा? 10x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो आप ये बात ध्यान रखिए, जब भी आपको अनुपात में चीजें दी गई हो तो आप वहां पे फट से क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो आय बराबर कितना आ गया आपका? 10x और व्यय बराबर कितना आ गया है बच्चों आपका?
7x। कितना आ गया 7x। अब देखिए आपको परिवार का व्यय बराबर दिया कितना है 10,500। कितना दिया है 10,500, तो हम 7x बराबर क्या रख सकते हैं 10,500। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारा व्यय है और ये भी हमारा क्या है व्यय, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं इक्वल में रख सकते हैं। तो देखिए 7 इधर x के साथ गुणे में उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा भाग में, तो 10,500 बटे 7। तो देखिए 7 का भाग देंगे, 7 एकन्नम 7, हासिल कितना बच गया, शेष कितना बच गया आपका 3। कितना बच गया 3, 7 पचे 35। तो x इज इक्वल कितना आ गया बच्चों आपका 1500। कितना आ गया 1500। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या उसकी बचत कितनी है, तो देखिए बचत क्या होती है, आप मान लीजिए आपकी आय 100 रुपए है, आप दिन भर में 100 रुपए कमाते हैं और आपने क्या कहते हैं 100 रुपए में से 80 रुपए खर्च कर दिए और 20 रुपए बचाए। तो देखिए जो आय बचत होती है आपकी आय और व्यय का अंतर होती है। बचत क्या होती है, आय माइनस व्यय। क्या होती है, आय माइनस व्यय। देखिए आप 100 रुपए कमाए, 80 रुपए खर्चा कर दिए, तो आपसे पूछ रहा है कोई कि अब तुम्हारे पास बचे कितने, तो कितना बचा है आपके पास बच्चों, क्या करेंगे आप 100 में से 80 क्या कर देंगे, घटा देंगे, वही आपकी बचत होगी। वही यहाँ पे हमें क्या निकालना है, बचत। तो देखिए बचत इज इक्वल, आय हमारी कितनी है 10x है और व्यय कितना है 7x है, तो बचत इज इक्वल निकल जाएगा आपका कितना बच्चों 3x। कितना आ जाएगा 3x, और x की वैल्यू हमने निकाली कितनी 1500। कितना निकाला है 1500, तो बचत इज इक्वल आ जाएगा आपका x गुणे 1500। बचत बराबर आपका आ गया 15 तिया 4500। तो आपने कितनी बचत की, एक परिवार की बचत कितनी आ गई बच्चों 4500 रुपए आ गई। कितना आ गया 4500 रुपए आ गया। आप क्वेश्चन को फिर से एक बार रिवाइज करके देख लीजिए अगर आपको ना समझ में आया हो तो। आइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाता है। बोल रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाता है। तो देखिए ब्याज क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ब्याज मतलब होता है अतिरिक्त पैसा। आपके पास 10 रुपए है, आपने अपने दोस्त को, आपका दोस्त आया और आपसे बोला कि मुझे 10 रुपए उधार दे दो, आपने उसको दिया और देते समय आपने ये बोला कि मैं तुमसे 2 दिन के अंदर 15 रुपए लूंगा। कितना रुपए लूंगा 15 रुपए लूंगा। तो जो आपका 5 रुपए, जो आपका दोस्त आपको 15 रुपए वापस करेगा, आपका तो 10 रुपए उसमें स्वयं का है, लेकिन जो 5 रुपए आपको वापस कर रहा है वो आपका ब्याज है। क्या है, ब्याज। और जो 15 रुपए दे रहे हैं वो आपका क्या है, मिश्र धन। तो आप यहाँ पे ये बात ध्यान रखेंगे कि मिश्र धन में मूलधन और ब्याज क्या होते हैं बच्चों, शामिल होते हैं। क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम धन कितना मान लेते हैं, माना धन इज इक्वल कितना है, माना मूलधन बराबर, यानी हमारे पास था कितना 100 रुपए था। कितना था 100 रुपए। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा बच्चों, स्वयं का क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है। तो मिश्र धन हमारा कितना हो जाएगा 200 रुपए। कितना हो जाएगा 200 रुपए हो जाएगा। समय कितना दिया गया है आपको, 8 वर्षों में क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है। दर हमें नहीं पता है, दर हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं साधारण ब्याज इज इक्वल फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये आपका साधारण ब्याज बराबर क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है। साधारण ब्याज बराबर एक फॉर्मूला और होता है, साधारण ब्याज इज इक्वल मिश्र धन माइनस मूलधन। क्या होता है बच्चों, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, साधारण ब्याज निकाल लेते हैं, तब हम इस फॉर्मूले पर रख पाएंगे। तो देखिए साधारण ब्याज इज इक्वल मिश्र धन कितना है बच्चों आपका 200 है और मूलधन कितना है 100। तो साधारण ब्याज आपका कितना आ जाएगा बच्चों 100 रुपए। कितना आ जाएगा बच्चों 100 रुपए आ जाएगा। अब हम इस फॉर्मूले पर पुट करेंगे वैल्यू। साधारण ब्याज आपकी 100 रुपए है, मूलधन भी कितना है बच्चों 100 रुपए, दर आपको नहीं पता, समय कितना है 8 वर्ष बटे 100। तो देखिए 100 से 100 कट गया। अब हम इसको 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, ये कितना हो गया 25। कितना हो गया बच्चों 25। तो दर आपकी आ जाएगी 25 बटे 2। जब इसे हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो आपका आएगा 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया 12.5। तो आपकी दर कितनी आ जाएगी बच्चों 12.5 आ जाएगी। आइए इस सेशन के आपके लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा इससे पहले जो भी क्वेश्चंस कराए गए हैं
आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको नवोदय विद्यालय से जुड़ी हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। तो मैंने आपको अभाज्य संख्या की डेफिनेशन बताई थी, मैं आपको फिर से बता दे रही हूं। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है, अभाज्य संख्या, तो देखिए अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, गुणनखंड ना हो। देखिए अब कैसे मैं इसको आपको समझाती हूँ। जैसे आप मान लीजिए 2 ले लीजिए, क्या ले लीजिए 2, तो 2 का गुणनखंड क्या होगा 1 गुणे 2, इसके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं है। लेकिन अगर हम 4 लेते हैं तो 4 का क्या हो जाएगा 4 एकन्नम 4, 2 दूनी 4। तो ये देखिए 4 के 2 से अधिक गुणनखंड आ जा रहे हैं। तो आपका क्या कहते हैं अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड ना हो बच्चों। तो देखिए हमें कह रहा है कि 50 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए सबसे पहली संख्या अभाज्य संख्या क्या हो गई आपकी 2, फिर दूसरी क्या हो जाएगी बच्चों आपकी 3, फिर 5, फिर 7, फिर आपका आ जाएगा 11, फिर 13, देन 17, फिर 19, फिर आपका आ जाएगा बच्चों 23, फिर आपका 29, फिर आएगा आपका 31, फिर आपका आएगा 37, फिर आपकी आएगी बच्चों 37 के बाद आपका आएगा 41, फिर 43, उसके बाद आपकी आ जाएगी 47। तो ये जो मैंने लिखा है ये 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 50 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं बच्चों 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या, 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं। तो 50 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं बच्चों 15 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं बच्चों 15 अभाज्य संख्याएं हैं। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए हैं तो वीडियो को रिवाइज करके फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिए। फिर भी ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपको पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मैंने आपको जो मॉडल पेपर के बारे में बताया है आप उसे परचेज करना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।